प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूँ आपका मनीष सर फिर से आ गया तनका पढ़े चैनल पे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। कैसे हैं प्यारे बच्चों? चलिए आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी। क्या शुरू करते हैं प्यारे बच्चों? ज्योग्राफी। जियो सब्जेक्ट जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है यानी कि भूगोल। ये क्लास 12 का है प्यारे बच्चों, क्लास 12 का ज्योग्राफी लेकर आया है। आपने जो थंबनेल में देखा है ठीक वही सही देखा है और पूरा डिस्क्रिप्शन आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, ना कि क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच पूरा डिस्क्रिप्शन लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं अभी ज्योग्राफी का जो पहला है, ठीक है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट लाइन है, वो आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग गौर से इस वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा, समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय। पहले समझ लीजिए, मानव भूगोल मतलब मानव से रिलेटेड होगा प्यारे बच्चों। जैसे जनसंख्या भूगोल हो गया, अधिवास हो गया, मतलब ये सब किस चीज से रिलेटेड है? मानव से रिलेटेड है। तो मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, प्रकृति का जो बनावट है, रचना है, जो भगवान के द्वारा बनाया गया है उसका, और उसके जो संबंधित विषय क्षेत्र है उसके बारे में। तो इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच क्या संबंध है। मतलब इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य के बीच और प्रकृति के बीच क्या संबंध है, दोनों के बीच क्या संबंध है। ठीक है, ठीक है। हम यह भी पढ़ेंगे कि किस तरह मनुष्य ने प्रौद्योगिकी के विकास किया है, मतलब टेक्नोलॉजी का विकास किया है। मतलब यहाँ पर हम ये भी पढ़ेंगे कि मनुष्य ने किस तरह से जो है प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का विकास किया है। जैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आज हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले क्या था, तो मनुष्य जो है बैलगाड़ी का प्रयोग करता था एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। आज बाइक का प्रयोग करता है, ट्रेन का प्रयोग करता है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। क्या है? टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो किस तरह से मनुष्य जो है टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का विकास किया है। इस अध्याय में हम यह भी पढ़ेंगे कि मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है। मतलब जो मानव भूगोल का क्षेत्र क्या, मानव भूगोल के में क्या क्या पढ़ते हैं, उसका क्या क्षेत्र है, क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्या आगे। इससे पिछले कक्षा में हम जो पुस्तक आपने पढ़ी थी उसका नाम था भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इससे 11th क्लास में हमने जो पुस्तक पढ़ा था उसका क्या नाम था प्यारे बच्चों? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। जो भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत होता है उसके बारे में। इस पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। अभी पढ़े थे इससे पहले भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और यहाँ पर पढ़ेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में जानते हैं। ठीक है, मानव भूगोल के परिभाषा के बारे में जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? तो मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल जो है मानव तथा प्रकृति के बीच, मानव के बीच और प्रकृति के बीच। प्रकृति जैसे हवा हो गया, वायु हो गया, पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सब प्राकृतिक। समुद्र हो गया, पहाड़ हो गया, पठारी, सब प्राकृतिक चीज है। तो मानव के बीच और प्राकृतिक मतलब प्राकृतिकों के बीच जो है संबंध, ये दोनों के बीच जो संबंध है उसी का अध्ययन कराता है। ठीक है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर मतलब नहीं रुकने वाला, स्थिर मतलब होता है रुकने वाला, अस्थिर मतलब नहीं रुकने वाला। तो मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर करने मतलब लगातार जो पृथ्वी घूम रहा है, और क्रियाशील मानव, मानव जो है क्या कर रहा है? क्रियाशील मानव है। क्रियाशील मतलब काम करते रहता है, उसी के बीच जो है अध्ययन कराता है। ठीक है, मानव भूगोल जो क्या कराता है, तो अस्थिर पृथ्वी के बीच और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है? तो मानव भूगोल के क्षेत्र में आ जाएगा नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल, नगर में कौन रहता है? नगर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। नगर में मनुष्य रहता है, तो मानव भूगोल से संबंधित हो गया। नगरीय भूगोल किससे संबंधित हो गया? मानव भूगोल से संबंधित हो गया। जनसंख्या भूगोल किससे? मानव। जनसंख्या किसका गणना करेंगे? मानव के जनसंख्या के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये भी मानव भूगोल का संबंध है। ठीक है, मानव भूगोल से संबंधित है कौन? जनसंख्या भूगोल। आर्थिक भूगोल, आर्थिक किसके बारे में बात करेंगे? मानव के बारे में। आर्थिक उसका कंडीशन क्या है, क्या स्थिति है, कैसे कमाता है, कैसे रहता है, कितना खर्चा करता है, तो ये भी आर्थिक भूगोल जो है मानव भूगोल से रिलेटेड आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल समझते हैं? राजनीतिक, जैसे राजनीतिक होता है तो राजनीतिक भूगोल किससे? मानव से संबंधित। चूंकि राजनीति का काम चाहे जो भी चीज है वह कौन करता है? मानव। आवास भूगोल मतलब रहने का काम कौन करता है? मनुष्य रहता है, तो आवास भूगोल मनुष्य के अंतर्गत, मतलब मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा। सामाजिक भूगोल, समाज के बारे में पढ़ते हैं। समाज के लोग कौन होते हैं? लोग होते हैं। लोग मतलब मानव होते हैं, मानव मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे है मानव भूगोल के उप क्षेत्र। और मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन से होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संसाधन भूगोल, मानव भूगोल के से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा? संसाधन भूगोल। उप क्षेत्र है इसका कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल, पर्यटन। तो ये मानव ही न करता है,
संसाधन भूगोल मतलब संसाधन के बारे में पूरा ज्ञान चाहिए। संसाधन का प्रयोग कौन करता है? मानव। कृषि कौन करता है? मानव। उद्योग कौन लगाता है? मानव। उद्योग में काम कौन करता है? मानव। व्यापार में काम कौन करता है? मानव। पर्यटन मतलब घूमने का काम कौन करता है? मानव। तो ये उप क्षेत्र में आ जाएगा। मानव भूगोल का कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? उप क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मानव इस चीज में काम करता है। उससे पहले वो मानव से रिलेटेड था, ये भी मानव से रिलेटेड है, लेकिन इसके बिना मानव के बिना ये संभव नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। भौगोलिक विचारधारा, मानव भूगोल के बारे में भौगोलिक विचारधारा क्या है? भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, बात वाकई में बात सही है। रैटजेल हो गया, टॉलमी हो गया, बहुत सारे भूवैज्ञानिक हो गया, जेम्स जीन्स हो गया, ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक है, फ्रेडरिक हो गया, हमबोल्ट हो गया, ये सब बहुत सारे वैज्ञानिक है। और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो उन्होंने जितने सारे वैज्ञानिक हुए हैं, जितने सारे वैज्ञानिक हुए हैं, भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने प्रकृति के बारे में और मनुष्य के बारे में, किसके बारे में? प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। सबका अलग अलग विचार है। जैसे सबका अपना अपने स्टोरी सुना होगा गधा वाला। एक मतलब एक बाप और बेटा था, उसके पास गधा था, एक गांव से गुजर रहा था। आप लोग भी सुन लीजिए स्टोरी। उस गांव से गुजर रहा था, उस गांव में क्या हुआ था, दोनों जो है गधा लेकर और मतलब पैदल जा रहा था, दोनों बाप और बेटा दोनों जो है पैदल जा रहा था। तो गांव के लोग देखा तो बोला कि अरे कितना मूर्ख आदमी है, दोनों आदमी गधा क्षेत्र में पैदल चल रहा है। तो क्या किया, बाप सोचा कि हम बेटा को बैठा देते, बेटा बच्चा है, उसको मतलब गधा पर बैठा देते और हम इसको लेकर चलते हैं। वहां से क्रॉस किया, कुछ आगरा गांव में गया तो वहां पर लोगों ने देखा था, कहा कि देखो कितना बेशरम बेटा है कि बाप को जो है धूपा में पैदल चलवा रहा है और वो जो है अपने गधा पर सवार है। अब क्या हो गया, इसके लेकर के बेटा जो है नीचे उतर गया और पिताजी को बैठा दिया कि पिताजी आप बैठ जाइए, नहीं तो लोग हंसेंगे हमको ऊपर। फिर नेक्स्ट गांव में गया, अगला गांव में गया तो वहां पर कहा कि कैसा बेशरम आदमी है कि देखो बेटा को चिलचिलाती धूप में पैदल चलवा रहा है और अपने जो है गधा पर बैठा हुआ है। फिर वहां पर गया, फिर बेटा को ऊपर चढ़ा दिया। अब देखा तो अगला गांव में गया तो वहां पर कहा कि कैसा मूर्ख आदमी है, इतना चिलचिलाती धूप में एगो तो कमजोर गधा है और उस पर देखो सवारी करके बुजुर्ग आदमी है उस पर बैठा हुआ है। अब गुस्सा के बाप बेटा उसको क्या कर लिया, दोनों जो है दोनों उतर गया, उसको कंधा पर टांग लिया और टांग के ले जा रहा था। अब कहा कैसन मूर्ख आदमी है, तो वही सबका नजरिया अपना अपना होता है, सबका विचार अपना अपना होता है। तो बारे में अपना विचार प्रकट किए, इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। जो अपना अपना विचारधारा प्रस्तुत किए उन्हीं को भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। पहला है नियतिवादी, निश्चयवादी विचारधारा, संभववाद विचारधारा, नव निश्चयवाद विचारधारा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तीन विचारधारा को जो है वैज्ञानिकों ने दिया है, यानी भूगोलवेत्ताओं ने दिया है, तीन विचारधारा दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक है नियतिवादी, संभववाद और उसका नव निश्चयवाद। और अब उसके बाद नियतिवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, नियतिवाद विचारधारा क्या था? प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था। प्रारंभ में जो मानव जो था वो आदि मानव था। आदिम ना, उसको कपड़ा पहनने का ढंग था, कपड़ा था ही नहीं, पता नहीं था कपड़ा, ना खाना के बारे में पता था, ना आग के बारे में पता था, पेड़ों पर सोता था, उसके कच्चा मांस खाता था, फल फूल खाता था, वही अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, बाल बड़ा बड़ा, नाखून बड़ा बड़ा, उस सब पता ही नहीं था कि क्या होता है। तो प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था, उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया। जो प्राकृतिक चल रहा है उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। जैसे ठंडा ज्यादा है तो गुफा में रहना शुरू कर दिया, गर्मी ज्यादा था तो घायल रहता था, उसके बाद ठंडा ज्यादा हो गया तो उसके बाद ठंडा लगा उसको तो पेड़ के जो छाल होते थे उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, पेड़ के छाल को ओढ़ना पहनना शुरू कर दिया। ठीक है, तो प्रकृति के अनुसार अपने आप को क्या किया प्यारे बच्चों, ढाल लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे, इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। उस समय टेक्नोलॉजी के बारे में कोई नहीं जानता था, उसका जो स्तर था बहुत निम्न था ही नहीं पता था। मानव विकास भी बहुत कम हुआ था और मानव का विकास भी बहुत कम हुआ था। मानव प्रकृति को सुनता था। मानव क्या करता था, प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता था, उनकी प्रचंडता से डरता था, उनका जो प्रकोप होता है, प्रचंडता होता है, उससे डरता था। ठीक है, संसाधनों के लिए मानव सदा प्रकृति पर निर्भर रहता था और संसाधन के लिए, जो संसाधन समझते हैं, संसाधन मतलब पेड़ के लिए जो चीज इम्पोर्टेंट संसाधन, वे सारी वस्तुएं जो हमारे उपयोग में आते हैं, तो उसके लिए प्रकृति पर निर्भर रहता था, मतलब उस पे वातावरण पर निर्भर रहता था, उसी से उसको संसाधन प्राप्त होता है। जैसे पेड़ पौधा तो प्राकृतिक का बनाया हुआ, जीव जंतु प्राकृतिक का बनाया हुआ, तो उसी पर निर्भर रहता था। पानी प्राकृतिक का बनाया हुआ तो उसी पर निर्भर रहता था। ठीक है, अतः इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दे दिया। अब इस अवस्था जो, ये सारी अवस्था जो था जिस पर टेक्नोलॉजी नहीं था, बहुत मनुष्य का कम विकास था, प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता था, उससे डरता था, उसकी प्रचंडता से डरता था और सदा प्रकृति पर, मतलब सभी साधनों के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता था। अतः इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दे दिया और पर्यावरण जो थे इस अवस्था को क्या कर दिए, निश्चयवाद का नाम दे दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या चीज का नाम दे दिया,
निश्चयवाद का नाम दिया। रेटजेल, रिटर और हम्बोल्ट इसके समर्थक थे। रेटजेल जो वैज्ञानिक थे, रिटर थे, हम्बोल्ट थे, इस सब किसको? तो निश्चयवाद को समर्थन दे दिया। ठीक है? कि नहीं निश्चयवाद सही है, अतः इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दे दिया। मतलब निश्चय मतलब फिक्स हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों? अब आइए संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा। ठीक है? संभववाद विचारधारा में क्या था? समय के साथ मनुष्य की विकास हुआ। समय के साथ-साथ मनुष्य का विकास हुआ। अब जैसे-जैसे मान लीजिए उसको आगे बढ़ता गया, चिंगारी से आग लगा, आग के बारे में जान गया, कपड़ा के बारे में जान गया, तो उसको जान गया कि कोई भी चीज़ फ्राई करके नमक, तेल डाल कर खाएँगे तो अच्छा लगेगा। तो समय के साथ उसका विकास होते गया। और विडाल डी ला ब्लास के इसके समर्थक थे। मतलब इसका नाम है विडाल डी ला ब्लास। ठीक है? इसके यहाँ समर्थक थे, मतलब संभववाद के समर्थक थे। अब वह प्रकृति से डरता नहीं था। अब जो प्राकृतिक था उससे जैसे ठंडा ज़्यादा हो गया, तो वह उससे डरता नहीं था, उसका सामना करता था। ठीक है प्यारे बच्चों? उससे बचने के लिए हम जैकेट का प्रयोग करते थे, कंबल का प्रयोग करते थे, रज़ाई का प्रयोग करने लगे। ठीक है? तो उसके अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा। अब जो है प्रकृति से डरता नहीं था, प्रकृति के अनुसार ढालने लगा। अब मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने, प्रकृति से नहीं डरता था, स्वतंत्र होकर रहने लगा। मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार मतलब नहीं ढालता था। अब वह मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा, प्रकृति से हट के रहने लगा, स्वतंत्र होकर रहने लगा। अब मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता था। मतलब जो भी प्रकृति नेचुरल था, उसमें क्या कर सकते थे? परिवर्तन कर सकते थे। ठीक है प्यारे बच्चों? परिवर्तन कर सकते थे प्रकृति में। अब मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लगा। संसाधन जो भी होते थे, उसका इस्तेमाल करने लगे। मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का भी विकास किया। गर्मी से बचने के लिए कूलर बनाना, जैसे देखिए, अब क्या प्रकृति से डरता नहीं था। पहले ठंडा था तो ठंडा का कोई उपाय नहीं था गर्मी करने का। गर्मी था तो ठंडा करने का कोई उपाय नहीं था। जो था उसको झेलना पड़ता था। लेकिन अब मनुष्य को क्या हो गया? अब उसका उपाय हो गया कि ठंडा लगेगा, हीटर चलाएँगे, गर्मी लगेगा, कूलर चलाएँगे, एसी चलाएँगे। अब इसका जो क्या कर लिया? विकास कर लिया उसको, दिमाग लगा दिया, संसाधनों का इस्तेमाल करने लगा। अब जैसे गर्मी से बचने के लिए क्या बना लिया? कूलर। पहले गर्मी लगता था तो उसको झेलना पड़ता था, लेकिन अब उससे बचने के लिए क्या लगा लिए? कूलर लगा लिए प्यारे बच्चों। ठीक है? तो ये हो गया संभववाद। ठीक है प्यारे बच्चों? ये क्या हो गया? संभववाद। अब नव निश्चयवाद है। ठीक है प्यारे बच्चों? क्या है? और तेरी कहाँ भाग रहा है? काहे भागता रहो? चलिए, नव निश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा के समर्थक थे। उसको 3 वो समर्थक थे। नव निश्चयवाद के निश्चयवाद के 3 वो समर्थक थे, हम्बोल्ट, रिटर और फेब्रेक। ठीक है? और यहाँ पर जो है नव निश्चयवाद के जो ग्रिफिथ टेलर थे, इसको जो है ग्रिफिथ टेलर समर्थक थे, इसको सपोर्ट करते हैं। किसके? नव निश्चयवाद के। तो समर्थक थे। नव निश्चयवाद, मध्यम मार्ग, रुको और जाओ निश्चयवाद। ये तीनों एक ही का नाम है। नव निश्चयवाद, मध्यम मार्ग या रुको या जाओ निश्चयवाद। नई संकल्पना को नितांत पूरी तरह पर्यावरणीय निश्चयवाद का है। पूरी तरह जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद का है, और ना ही पूरी तरह स्वतंत्रता यानी संभववाद का है। इस नई संकल्पना को ना तो पूरी तरह से पर्यावरण मतलब निश्चयवाद कहा है, और ना ही पूरी तरह से जो है संभववाद कहा है। तो मानव केवल प्रकृति नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। मानव जो है केवल प्रकृति नियमों का पालन करके, जो प्रकृति का नियम है उसका फॉलो करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसको जीत सकते हैं। प्रकृति मतलब भगवान का बनाया हुआ जो कुछ भी है, उस पर कंट्रोल करके उस पर जीत सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों? यह दो विचारी पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्य मध्य का रास्ता बताती है। ठीक है? यह जो है विचारी पर्यावरणीय और निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता बताती है। निश्चयवाद का और संभववाद, एक जो मिल गया उसके साथ चलिए, एक उसको बदलाव कीजिए। तो ये दोनों के बीच में चलता है। ठीक है प्यारे बच्चों? अब आगे प्रौद्योगिकी का विकास मतलब टेक्नोलॉजी का विकास। ठीक है प्यारे बच्चों? प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का विकास। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का विकास। मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ये प्रौद्योगिकी का विकास किया। जैसे प्रकृति के नियमों को समझा कि भाई इतना दिन गर्मी रहेगा, इतना दिन ठंडा रहेगा, गर्मी आएगा तो ठंडा का उपाय करना चाहिए, ठंडा आएगा तो गर्मी का उपाय करना चाहिए। तो ये सब समझा, और उसके बाद जैसे बारिश आएगा तो उससे बचने के लिए बरसाती का प्रयोग करेंगे। हाँ, 4 चक्का गाड़ी निकालिए कि रास्ता में जाएँगे तो धूप से बचने के लिए ये सब टेक्नोलॉजी है। पहले क्या होता था? बैलगाड़ी से लोग यात्रा करते थे, उसमें भीग जाते थे, या फिर जब बारिश आया तो रुकना पड़ता था। अब उससे बचने के लिए क्या किया? छाँव वाला गाड़ी निकाल दिया। अब क्या होता है? धूप से भी बचते हैं, धूल से भी बचते हैं, वर्षा से भी बचते हैं। ये सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? तो अब उसके टेक्नोलॉजी का विकास किया। तो नियम तो मतलब प्रकृति के नियमों को समझते हुए प्रौद्योगिकी का विकास किया कि भाई गर्मी से बचने के लिए तो उस तरह का टेक्नोलॉजी विकसित किया। आगे इसके उदाहरण निम्नलिखित है। घर्षण एवं ऊष्मा। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने आग की खोज कर दी और हमारी मदद की, और आज हम आग का प्रयोग करने लगे। घर्षण
घर्षण से जो है घर्षण एवं उष्मा, जब घर्षण और उष्मा की संकल्पना आई तो आग का खोज हुआ, मतलब घर्षण हुआ, टकराया, दोनों से चिंगारी निकला तो आग का खोज हुआ और मदद की, और आज हम जो है आग का प्रयोग करने लगे, और आज हम लोग क्या करने लगे, आग का प्रयोग करने लगे। डीएनए और आनुवंशिक, इन्हें समझने के बाद हम ज्यादातर बीमारियों पर जीत चुके हैं। मतलब हम डीएनए को समझ गए, आनुवंशिकों को समझ गए, तो आज हम क्या कर रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा बीमारियों पर जीत हासिल कर रहे हैं। कैसे उसका अति किया जाए, कैसे उसका निराकरण किया जाए, तो उस पर हम लोग जो है दिमाग लगा रहे हैं और बीमारियों पर जीत पा चुके हैं। वायु गति के नियम, अधिक तेज गति के वाहन बनाने के लिए हमें गति के नियमों को पढ़ना पड़ता है। मतलब तेज गति से वाहन, मतलब तेज गति से चलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो गति नियम को पढ़ना पड़ता है, तभी हम तेज गति के वाहन बना पाते हैं। जब गति के नियम को पढ़े, उसके जाने, तब जाके हम तेज गति से बनने वाले जो है तेज गति से चलने वाले नियमों का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तेज गति से चलने वाले वाहन का हम लोग बनाना शुरू कर दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। मेरे कोचिंग का नोट्स है प्यारे बच्चों। तो ऐसे हो रहा भाई, ये तो कुछ बैठो तो मूव होना चाहिए हमें। चलिए आप उधर ध्यान नहीं दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का क्या होता है, मानवीकरण। सही अभी तक क्यों नहीं हुआ, चलिए सही हो जाएगा धीरे धीरे, जूम के यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए, समय के साथ मानव पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगा। मतलब अब समय के साथ मानव जो था पर्यावरण को समझने लगा, प्राकृतिक जो बल होते हैं उसको समझने लगा। मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया। मानव जो है वह किस चीज का विकास किया, तो अपना विकास किया, तो अपना सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से विकास किया। फिर मानव ने बेहतर प्रौद्योगिकी का विकास किया। फिर मानव जो है किस चीज का विकास किया, तो टेक्नोलॉजी का विकास किया। ठीक है प्यारे बच्चों, किस चीज का विकास किया, टेक्नोलॉजी का विकास किया। किस चीज का विकास किया, टेक्नोलॉजी का विकास किया। फिर मानव ने बेहतर टेक्नोलॉजी का विकास किया। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद अस्पताल, जब प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो उसके बाद अस्पताल बना, नगर बना, खेत बना, फलोद्यान मतलब फल की खेती होने लगा, मैदान बना, चरगाह बना, पतन बना, अंतरिक्ष में उपग्रह आदि का विकास किया गया। ये सारी चीजों का जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास किया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी नियतिवाद विचारधारा के समर्थक थे, तो विचारधारा के नियतिवाद के समर्थक कौन थे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए। नियतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन थे, नियतिवाद, रैटजेल, विडाल डी ला ब्लास और हमबोल्ट, ए और सी दोनों, ए तथा सी दोनों, बताइए जल्दी से बताइए। नियतिवाद, नियतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन थे, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। नियतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन थे, आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट में। 18 मिनट हो गए ना। नियतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन थे, नियतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन थे, रैटजेल हो जाएगा प्यारे बच्चों और हमबोल्ट हो जाएगा, यानी ए और सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और रीटर भी था, एक और था, इसका था समर्थक कौन था, रीटर, रीटर। ये तीनों थे जो नियतिवाद के समर्थक थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे अगला है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है। रुको और जाओ विचारधारा किसे कहा जाता है, तो रुको और जाओ विचारधारा जो है किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। नव निश्चयवाद को कहा जाता है प्यारे बच्चों। किसको कहा जाता है, नव निश्चयवाद को कहा जाता है। घर्षण तथा उष्मा की संकल्पना ने किस चीज में हमारी मदद की, आग की खोज में मदद की। घर्षण और जो उष्मा की संकल्पना जो है हमको किस चीज में मदद की प्यारे बच्चों, आग की खोज में हमें मदद की। ये 3 क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं प्यारे बच्चों। साफ क्यों नहीं दिखा रहा है, तो इसको साफ आ जाना चाहिए। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों,
चलिए। नव निश्चयवाद क्या है प्यारे बच्चों? नव निश्चयवाद, तो नव निश्चयवाद पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद का एक पुरानी विचारधारा है। मतलब निश्चयवाद जो है पर्यावरण निश्चयवाद या नियतिवाद का एक पुरानी विचारधारा है। इसके अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ है। मतलब इसके अनुसार जो है विकास के प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ है। मानव जो है इसके अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था में मतलब जब शुरुआत विकास करना शुरू किया तो मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ, अधिक मतलब उसको दिक्कत हुआ और उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल दिया और जो प्रकृति के आदेश था, जो प्रकृति का रूल था, उसके अनुसार अपने आप को ढाल दिया। इसका कारण यह है कि मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी। मतलब इसका कारण यह हुआ कि मानव का जो पुरनका जीवन था, वह आदिम व्यवस्था था। आदिम मतलब पुरनका तरीका का था और प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का स्तर उस समय बिल्कुल भी नहीं था, पूरा ज़ीरो लेवल से था, निम्न था। उस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था और उस समय जो है उस अवस्था में जो मानव किसका सुनता था? प्रकृति, चूँकि टेक्नोलॉजी उस समय था नहीं, आपके कंट्रोल में कुछ ना था नहीं तो प्रकृति के अनुसार चलिएगा। ठीक है? और उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी प्रचंडता मतलब वो जो रौद्र रूप लेकर आता था, विशाल ठंडा, एकदम शीतलहर, एकदम गर्मी, प्रचंड गर्मी, तो उससे वो डरता था, भयभीत होता था, डरता था और उसकी पूजा करता था और आग देवता की पूजा करते थे, ठंडा गर्मी देवता की पूजा करते थे, भूकंप, तूफान, सुनामी देवता की पूजा करते थे और इसमें मनुष्य का स्थान गौण था और उसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं था। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए, आगे चलते हैं। मानव भूगोल की कुछ उपक्षेत्रों का नाम लिखिए। मानव भूगोल का जो कुछ उपक्षेत्र है, उसका नाम लिखना है। चलिए। मानव भूगोल का कौन-कौन से उपक्षेत्र है, बताना है, ठीक है? मानव भूगोल के कौन-कौन से उपक्षेत्र है, उसके बारे में बताना है। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत विशा everything that you play aside of the idea तो हो जाना चाहिए था 7, ये हो कलम ही रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो मानव भूगोल के कुल मतलब कुछ उपक्षेत्र, तो मानव भूगोल की प्रकृति प्रकृति अत्यंत अंतर और विषायक है। यह सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विज्ञान से घनिष्ठ संबंध रखता है और ज्ञान के विस्तार में नए उपक्षेत्रों का विकास हुआ है। और ये जो है मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत अस्तर और अंतर और विषायक है और यह सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। ज्ञान के विस्तार के नए-नए उपक्षेत्रों का विकास हुआ। मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, आकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल और संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, व्यापारिक भूगोल और पर्यटन भूगोल। ये सारी भूगोल की उपशाखाएँ हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? ये सारी भूगोल की उपशाखाएँ हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण है। ठीक है? मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल जो है भौतिक एवं प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय घटनाओं और स्थानिक वितरण तथा उसके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का अध्ययन कराता है। मानव भूगोल जो भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच जो भी घटना घटता है, परिघटना घटता है, उसके देश के विभिन्न कोने में, विश्व के विभिन्न कोने में और सामाजिक विभिन्नता का अध्ययन कराता है और इसमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तन, पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है मानव और प्रकृति के बीच जो भी परिवर्तनशील पारस्परिक संबंध उत्पन्न होता है, सांस्कृतिक लक्षण उत्पन्न होता है, स्थिति होता है, वितरण होता है, उसी का अध्ययन कराता है। ठीक है प्यारे बच्चों? अगला है निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। निश्चयवाद क्या है और संभववाद क्या है? ये दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों? ये दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करना है। if you take answer ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है। तो भूगोल में मानव और प्रकृति के संबंधों को भूगोल बताओ ने अपने-अपने विचारों को व्यक्त किया है। भूगोल में मानव और प्रकृति के संबंध, मानव के बीच और प्रकृति के संबंध अपना-अपना विचार को दिखाया है, बताया है। निश्चयवादी विचारधारा के प्रतिपादक हम्बोल्ट, रिटर, राइटजेल है। मतलब निश्चयवादी जो प्रकृति विचारधारा है,
उसके प्रतिपादक मतलब उसको देने वाला कौन है? तो हम बोलते हैं रीटर है, रैटजेल है, कुमारी सैंपल है, ठीक है? ये प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ये जो है प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है? वही मेन है, यही मानते हैं। मनुष्य को प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने को ढालना चाहिए और इनका कहना है कि मनुष्य को किसके अनुसार ढालना चाहिए? तो प्रकृति के अनुसार मनुष्य को ढालना चाहिए, ठीक है? मनुष्य को किसके अनुसार ढालना चाहिए? तो प्रकृति के अनुसार ढालना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों? ये किनका कहना है? तो रैटजेल का, हमबोल्ट का कहना है, रिटर का कहना है, रैटजेल का कहना है कि प्रकृति के अनुसार ढालना चाहिए। प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, मतलब प्रकृति के आगे कुछ नहीं है, ठीक है? ये उनका कहना है। मनुष्य को प्रकृति के आदेशों के अनुसार चलना चाहिए। संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक लुसियन फैब्रे हैं, मतलब जो संभववाद जो विचारधारा है उसके प्रतिपादक लुसियन फैब्रे है, सलास है इत्यादि। इनका मानना है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है, प्रकृति जो है अवसर देता है और मानव उसका उपयोग करता है। प्रकृति अवसर देता है और मानव उसका जमकर प्रयोग करता है। प्रकृति का मानवीकरण किया जा सकता है, प्रकृति का मानवीकरण मतलब उसको बदला चेंज किया जा सकता है और मानव अपनी आवश्यकताओं का अनुसरण प्रकृति का उपयोग करता है। मतलब मानव जो अपनी आवश्यकताओं का जो प्रकृति का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र का नाम बताइए। आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र का नाम बताइए, ठीक है प्यारे बच्चों? आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र का नाम बताइए। तो आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, ठीक है? ये आ जाएगा। संसाधन भूगोल में विभिन्न प्रकार के खनिज और संसाधन भूगोल में कौन आएगा? आर्थिक भूगोल में 2 गो आएगा, संसाधन भूगोल और कृषि भूगोल, ठीक है प्यारे बच्चों? संसाधन भूगोल और कृषि भूगोल आएगा, ठीक है? अब है तो विभिन्न प्रकार के खनिजों और मानवीय संसाधनों का क्षेत्रीय स्तर पर विकास किया जाता है और इसमें क्या होता है? तो संसाधन भूगोल में विभिन्न प्रकार के खनिज का मानवीय संसाधन का अध्ययन क्षेत्र पर अध्ययन किया जाता है, जैसे कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, जल संसाधन इत्यादि। कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि के विभिन्न प्रकार और फसलों के शस्य गहनता का अध्ययन किया जाता है। अब कृषि भूगोल के बारे में क्या करते हैं? तो कृषि के विभिन्न फसलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है? और विभिन्न फसलों का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है और विभिन्न फसलों का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। अब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों दीर्घोत्तरीय है, तो दीर्घोत्तरीय को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? हम लास्ट में परीक्षा के लास्ट में खाली इंपोर्टेंट 20 या 30 दीर्घोत्तरीय लेकर आएंगे और उनमें से पक्का कंफर्म टकराएगा। इसलिए दीर्घोत्तरीय को एक ही वीडियो में बनाएंगे, 10-10 करके 2-3 वीडियो लेकर आएंगे, 10-10 क्वेश्चन करके 3-4 वीडियो लेकर आएंगे, 30 या 40 क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसी में से 6 गो क्वेश्चन पूछेगा, 3 गो के आपको जवाब देना है। इसीलिए अभी दीर्घोत्तरीय नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जम के शेयर कीजिए। और इसका पार्ट 2 हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है प्यारे? इसमें क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों के बीच करा दिए हैं और इसका खाली ओनली ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे इस चैप्टर का, ठीक है? तो ये जो है पार्ट 2 करके आएगा ऑब्जेक्टिव और ये पार्ट 1 आपका था। आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिए ताकि हम अगला वीडियो बनाएं और आप लोगों के बीच लेकर आए। धन्यवाद।